हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं फिर से लाया हूँ आपके पास फिनेंशियल मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन का सेकेंड पार्ट। तो ये जो पार्ट है फ्रेंड्स, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम्स के लिए और आपके समझ के लिए भी, क्योंकि अगर आप ये जो टॉपिक्स है अगर आपका ठीक से समझ आ गया तो इन फ्यूचर आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो चलिए टॉपिक्स देखते हैं। पहला टॉपिक है आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, सेकंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, फिर है प्रॉफिट वर्सेस वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, फिर है आपका फंक्शंस ऑफ फिनेंस मैनेजर, फिर फिनेंशियल मैनेजमेंट और फिनेंशियल अकाउंटिंग का डिफरेंस, और लास्ट में है आपका एजेंसी प्रॉब्लम और एजेंसी कॉस्ट। एजेंसी प्रॉब्लम और एजेंसी कॉस्ट का जो टॉपिक है ये थोड़ा बड़ा है, इसलिए मैं इसको थर्ड पार्ट में कवर किया हूँ, तो वो भी जल्द आने वाला है आपके पास। तो अभी ये जो टॉपिक्स है फ्रेंड्स, इस टॉपिक में हम लोग क्या क्या क्वेश्चन कवर कर सकेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है क्या, एक्चुअली ये क्या है। फिर है आपका वैल्यू मैक्सिमाइजेशन क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। फिर कैसे ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से डिफर करता है। फिर है आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का लिमिटेशन क्या है, क्या ये कंपनी के लिए अच्छा है, क्या ये बुरा है, वो हम देखेंगे। फिर है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का डिफरेंस। फिर रोल ऑफ चीफ फिनेंशियल ऑफिसर, और लास्ट में है आपका फिनेंशियल मैनेजमेंट और फिनेंशियल अकाउंटिंग का डिफरेंस। तो ये क्वेश्चंस बहुत कॉमन है सभी एग्जाम्स के लिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है और ये टॉपिक भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से। तो फ्रेंड्स, ये जो फिनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव या गोल्स है, इसमें एक कोई भी एक्टिविटी के लिए, कोई भी अगर हम लोग एक्टिविटी करने जाएंगे तो उसका परफॉर्मेंस अच्छा रहना चाहिए, और उसका जो इवैल्यूएशन टेक्निक है, जो भी हम लोग एक्टिविटी करेंगे, क्या वो फ्रूटफुल हुआ कि नहीं, ठीक से वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसके जानने के लिए हम लोग को कुछ टूल्स अपनाना पड़ता है, कुछ चीज़ अपनाना पड़ता है। तो फिनेंशियल मैनेजमेंट में वही दो ऑब्जेक्टिव है, जिसका नाम है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। तो फ्रेंड्स, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्या है, ये जो टेक्निक है, ये जो अप्रोच है, इस अप्रोच में एक ऑर्गेनाइजेशन का पूरी ध्यान किस चीज में रहता है, प्रॉफिट में। हम लोग करेंगे क्या, प्रॉफिट करेंगे। हम लोग जो भी काम करेंगे वो अल्टीमेटली रिजल्ट आना चाहिए प्रॉफिट। ऑफ कोर्स हर ऑर्गेनाइजेशन का मोटिव यही रहता है कि वो प्रॉफिट अर्न करे, ना कि लॉस अर्न करे। कोई ऑर्गेनाइजेशन कभी नहीं चाहता है कि वो लॉस करे। तो इसके लिए ये जो अप्रोच है, इसको बोला जाता है अर्निंग पर शेयर अप्रोच। मतलब एक एक जो शेयर होल्डर है वो कितना अर्न कर रहा है, उसको भी ये अप्रोच का और एक नाम है। और फिर यहाँ पर फिनेंशियल मैनेजर्स, जो लोग मैनेजर्स है ऑर्गेनाइजेशन का, उसका कॉन्सर्न क्या रहता है कि कैसे मैं अपना प्रॉफिट बढ़ाऊं। और इस मैक्सिमाइजेशन अप्रोच में हम लोग देखते हैं किसको, कौन सा प्रॉफिट को, अकाउंटिंग प्रॉफिट को। जो फिनेंशियल अकाउंटिंग से जो प्रॉफिट आता है उसको हम लोग बोलते हैं, एट लास्ट जो प्रॉफिट आता है उसको हम लोग बोलते हैं नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट जो है, उस नेट प्रॉफिट का ऊपर हम लोग बात करते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में। ठीक है। तो यहाँ पर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव कंपनी का रहता है प्रॉफिट करना, और जितना भी पॉलिसी हम लोग लेते हैं, हम लोग प्रीवियस इंट्रोडक्शन सेक्शन में हम लोग देखे हैं कि हम लोग तीन तरह का डिसीजन लेते हैं।
इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं, फिनेंसिंग डिसीजन लेते हैं और डिविडेंड डिसीजन लेते हैं। तो ये जो 3 डिसीजन है, ये पूरा पूरी ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट ओरिएंटेड सिस्टम के लिए किया जाता है। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन टेक्निक का अगर हम समराइज करें, इसका मतलब है कि हम ऑलवेज कॉन्सेंट्रेट करेंगे प्रॉफिट में, ठीक है। पर फ्रेंड्स, देखा गया है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ प्रॉफिट का पीछे ही भागता है तो वो दूसरा चीज भूल जाता है। क्या क्या चीज वो भूल जाता है? वो अपना प्रोडक्ट का क्वालिटी का ऊपर ध्यान नहीं देता है, अपना जो खर्चा कहीं पर जो मेन मेन खर्चा करना चाहिए था रिसर्च में, प्रोडक्ट डेवलपमेंट में, एडवर्टाइजिंग में, वो कट कर देता है, क्योंकि उसको चाहिए प्लेन सिंपल प्रॉफिट। तो वो जल्दबाजी में प्रॉफिट करने के लिए वो ऐसा छूट लगाता है कि वो भूल जाता है कि एक्चुअल जो मोटिव है उसका, वो शॉर्ट रन है, वो लॉन्ग रन नहीं है। तो अभी हम लोग यही जानेंगे कि लिमिटेशन क्या है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का। क्या प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अल्टीमेट गोल हो सकता है एक फर्म का? तो उसके वजह से प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में कुछ ऐसे ऐसे चीज देखे गए हैं जो कि फर्म को इन द लॉन्ग रन लॉस दे सकता है, या फर्म एक बैकफुट में चला आएगा। मतलब फर्म शॉर्ट टर्म में तो अच्छा इनकम कर लेगा, पर इन द लॉन्ग रन वो दुकान चलाने नहीं सकेगा, वो अपना ऑर्गेनाइजेशन नहीं चलाने सकेगा। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ फ्रेंड्स, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस हुआ है। एक टाइम में ट्रेन से जा रहा था, वो ट्रेन में कोई पेंट्री कार नहीं था, तो मुझे खाना नहीं मिला। पर अभी सबको, ये सब पैसेंजर्स ही चाह रहे हैं कि मैं कुछ खाऊं, सबको भूख लग गया। तो क्या हुआ, एक जो आदमी आया वो ट्रेन में, वो खाना लेके उठा। खाना लेके उठा तो उसका प्राइस भी बहुत ज्यादा था। प्लस सबको जब देखा कि एक जगह पे खाना मिल रहा है, तो वो लोग सबको ही छुट के चला गया वहां पर कि हाँ अभी मुझे खाना मिलने वाला है, खाना आ गया है। पर फ्रेंड्स, उसका जो क्वालिटी था बाद में देखा गया, सब कोई हाई कॉस्ट से तो खरीद तो लिया, पर बाद में खाने को ही नहीं सका। इसका मतलब क्या हुआ? अभी नेक्स्ट टाइम वो आदमी अगर उसके पास आ गया, पैसेंजर के पास, तो उसका तो धुलाई हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, यही मैं यहाँ पर बोलना चाहता था। इसका बोलने का महत्व यही है कि अगर हम शॉर्ट रन में किसी को कैसे भी बहला के फुसला के खरीदवा लेंगे मेरा प्रोडक्ट, बाद में अगर उसका क्वालिटी अप टू द मार्क नहीं रहा, या कोई भी कारण से अगर वो सेटिस्फाइड नहीं हुआ, तो लॉन्ग रन में वो आपका कस्टमर और नहीं होगा। तो देखिए, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में भी वही बहुत सारे डिफेक्ट्स देखे गए हैं। क्या क्या देखे गए हैं, चलिए देखते हैं। देखिए, इसमें पहला मैंने वो बात तो बता दिया कि शॉर्ट रन का लिए ये बहुत अच्छा है, मैं शॉर्ट रन के लिए बहुत इनकम अर्न कर ले रहा हूँ, पर लॉन्ग रन में ये मुझे प्रॉब्लम देगा। फिर है कि इसका जो प्रॉफिट टर्म है वो बहुत वेग है। वेग मतलब इसका कोई एप्रोप्रिएट टर्म नहीं है कि ये प्रॉफिट बोलने से ये कौन सा प्रॉफिट चेक करता है। ये क्या शॉर्ट टर्म प्रॉफिट चेक करता है, ना लॉन्ग टर्म प्रॉफिट चेक करता है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स चेक करता है, ना आफ्टर टैक्स चेक करता है। टोटल प्रॉफिट चेक करेगा, ना प्रॉफिट पर शेयर चेक करेगा, ना कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब जितना मैंने इन्वेस्ट किया उसका रिटर्न जो आ रहा है वो चेकिंग करेगा। किसका ऊपर कंपैरिजन होगा, टोटल एसेट का ऊपर या शेयर होल्डर इक्विटी का ऊपर? ये सब हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि आप लोग जस्ट बिगिनर है, इतना आपका दिमाग में अभी जाएगा नहीं। तो जस्ट नॉर्मल वे से समझिए कि प्रॉफिट कौन सा यहाँ पर दिखाना पड़ेगा, बिजनेस वो डिटरमाइन नहीं कर पाता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में। और क्या है कि
जब कोई भी कंपनी छूट रहा है प्रॉफिट के लिए, तो वो अपना जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भूल जाता है। जैसे कि कोई वर्कर का कोई इंटरेस्ट है, वर्कर को वो एज अ मशीन यूज कर देता है कि हर वक्त 12 घंटा 14 घंटा काम करा रहा है, जहां पर सपोज 8 घंटा उसका टाइमिंग है, उसको 12 घंटा काम करा रहा है। कोई कंज्यूमर है जिसको वो रिटेन करके नहीं रख पा रहा है क्योंकि प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छा नहीं है, बनाई जा रहा है बनाई जा रहा है, ठीक है, तो प्रोडक्ट क्वालिटी में अच्छा नहीं दे रहा है, रिसर्च अच्छा नहीं किया प्रोडक्ट के ऊपर, तो फिर कंज्यूमर जो है वो दूसरा कंपनी में शिफ्ट कर गया, बोल रहा है आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं है। तो ये सब जो चीज है, ये चीज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में कंपनी का बहुत रेपुटेशन लॉस हो जाता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने एक एग्जांपल देके यहाँ पर समझाया है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इग्नोर करता है। अब ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या है फ्रेंड्स, ये एक अलग एक चैप्टर ही है। मैं सर एक छोटा सा एग्जांपल दे सकता हूँ इसके बारे में अभी आपका समझ के लिए, कि अगर आप आज बैंक में जाके 100 रुपीज रखते हैं, सपोज बैंक आपको इंटरेस्ट देगा 10%, तो नेक्स्ट ईयर में जाके 1 साल बाद जाके आपको 110 रुपया सपोज मिलेगा, ठीक है। तो आज का जो 100 रुपया जो है वो 1 साल बाद 110 रुपया हो गया। मतलब आज का 100 रुपया और 1 साल बाद का 110 रुपया ये इक्वल हो गया, इक्विवेलेंट हो गया। क्यों? बहुत सारे कारण हो सकते हैं। इन्फ्लेशन एक कारण हो सकता है। देखिए फ्रेंड्स, आगे का जमाने में हम लोग का जो पेरेंट्स लोग हैं या दादा दादी हैं, वो लोग बोलते थे कि हम लोग के जमाने में तो 50 पैसा में एक अंडा मिलता था या 1 रुपया में एक अंडा मिलता था। इवन मैं खुद 2.5 रुपया में एक अंडा खरीदा हूँ, 2 रुपया 2.5 रुपया में। अभी उसका दाम क्या है? 5 रुपया 6 रुपया। तो ऐसे क्या दाम बढ़ रहा है ड्यू टू इन्फ्लेशन, एंड देयर आर अदर रीजंस फॉर सच एन इंक्रीज इन द प्राइस। पर हम लोग को वो सब नहीं देखना है। हम लोग को देखना है कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी चीज क्या है। आज का 100 रुपीज मतलब आज का जो प्रेजेंट वैल्यू है, और 1 साल बाद जो फ्यूचर वैल्यू है मतलब 110 रुपया है, वो इक्वल होता है, इक्विवेलेंट होता है। मतलब आज जो हम लोग 100 रुपीज में खरीद सकते हैं, 1 साल बाद वही 110 रुपया में खरीदना पड़ेगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में, ये कॉन्सेप्ट यूज नहीं किया जाता है। क्योंकि देखिए एक एग्जाम्पल में दिया हूं, पीरियड 1, पीरियड 2, पीरियड 3, मतलब ये 3 साल का पीरियड है। पहला साल, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। देखिए दो प्रोजेक्ट है, एक ऑल्टरनेटिव ए, एक ऑल्टरनेटिव बी। ऑल्टरनेटिव ए में पहले साल ही 50,000 रिटर्न दे दिया, मतलब मैंने जो कुछ पैसा इन्वेस्ट किया था उसके ऊपर 50 लाख का रिटर्न दिया। फिर नेक्स्ट साल में 1 करोड़ का रिटर्न दिया। फिर थर्ड ईयर में 50 लाख का फिर रिटर्न दे दिया। तो दोनों में ही देखिए। फिर सेकेंड ऑल्टरनेटिव में देखिए, फर्स्ट ईयर में कोई रिटर्न नहीं दिया, सेकेंड ईयर में 1 करोड़ दिया, थर्ड ईयर में 1 करोड़ दिया। पर फ्रेंड्स 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, मतलब देखिए पीरियड 3 का जो 1 करोड़ है ऑल्टरनेटिव बी में, उसका जो वैल्यू है, वो वैल्यू और आज का प्रेजेंट वैल्यू ये इक्वल नहीं है, ठीक है। तो ये जो टाइम वैल्यू का जो सिस्टम है, ये सिस्टम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में फॉलो नहीं होता है। वो लोग देखते हैं कि कौन सा साल में कितना प्रॉफिट दे रहा है। जैसे ऑल्टरनेटिव ए में पहले ही साल 50 लाख दे दिया, सेकेंड साल में 1 करोड़ दे दिया, बस वो लोग वही सेलेक्ट कर लेगा, ऑल्टरनेटिव ए को एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि वो जल्दी अर्ली प्रॉफिट्स दे रहा है। और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में वही टारगेट रहता है कि कौन सा इन्वेस्टमेंट में जल्दी प्रॉफिट मिले, ठीक है। पर देखा जाए तो दोनों ही ऑल्टरनेटिव इक्वल
रिटर्न्स दे रहा है, ये भी 2 करोड़ दे रहा है, ये भी 2 करोड़ दे रहा है, पर ऑल्टरनेटिव ए जल्दी दे रहा है। ठीक है, ये देखिए सेकंड जो केस है, ये और एक केस है जिसमें प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में बोला गया है कि ये जो रिस्क फैक्टर रहता है उसको कंसीडर नहीं करता है, रिस्क और अनसर्टेनिटी को कंसीडर नहीं करता है। रिस्क और अनसर्टेनिटी क्या है फ्रेंड्स, ये दो चीज क्या है। सपोज हम बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो बिजनेस स्टार्ट करने में मेरे तो रिस्क है ही है, बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा, बिजनेस क्या पोजीशन में जाएगा नहीं जाएगा वो मुझे पता नहीं है। तो एक इकोनॉमिक सिचुएशन में 3 सिचुएशन रहता है, एक इकोनॉमी में 3 सिचुएशन रहता है। कभी कभार उसका रिसेशन रहता है, मतलब बहुत पोजीशन डाउन हो गया, पर क्यों, क्योंकि उस सिचुएशन में आप जितना भी इन्वेस्ट करें आपका रिटर्न लो ही आएगा, वो हो गया रिसेशन का सिचुएशन जो आपको इकोनॉमिक्स में पढ़ाया जाएगा। फिर नॉर्मल सिचुएशन है, नॉर्मल सिचुएशन क्या है कि जब मार्केट का कंडीशन ऐसा है कि जितना हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं नॉर्मल रिटर्न आ रहा है। और एक सिचुएशन आता है जो कि बूम बोला जाता है, उस पीरियड को बोला जाता है बूम। बूम मतलब आप जितना इन्वेस्ट करेंगे उससे ज्यादा आपको रिटर्न मिलेगा। तो ये जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अप्रोच है, इसमें बोला जाता है कि ये लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि कहाँ से प्रॉफिट ज्यादा आ रहा है, तो वो लोग क्या करेंगे, जहां पर रिस्क ज्यादा है ऑटोमेटिक वहां पर इनकम भी ज्यादा होता है, पर लॉस होने का चांस भी ज्यादा होता है। तो हम लोग जितना रिस्क लेंगे उतना हम लोग प्रॉफिट भी ज्यादा कमा सकते हैं, पर फ्रेंड्स लॉस भी उतना ही करेंगे, बड़ा लॉस कर सकते हैं। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में क्या होता है कि बड़ा प्रॉफिट के लिए वो लोग हाई रिस्क लेते हैं जो कि बहुत अनसर्टेन रहता है और फ्लक्चुएटिंग रहता है। तो देखिए इस एग्जांपल में देखिए 3 टाइम फ्रेम है, एक है आपका बूम, एक है नॉर्मल, एक है रिसेशन। तो देखिए ऑल्टरनेटिव ए देखिए और बी देखिए, नॉर्मल पीरियड में दोनों ही 10 लाख का रिटर्न दिया। बूम सिचुएशन में देखिए एक दिया आपका 11 लाख, एक दिया आपका 20 लाख, ऑल्टरनेटिव बी में 20 लाख। और रिसेशन में देखिए ऑल्टरनेटिव ए में 9 लाख का रिटर्न दिया और बी में दिया ही नहीं। इसका मतलब क्या है, कौन सा ज्यादा फ्लक्चुएटिंग, कौन सा बहुत फ्लक्चुएटिंग अप एंड डाउन कर रहा है, वो है आपका ऑल्टरनेटिव बी। तो ये रिस्क की सिचुएशन है, तो ये रिस्क की सिचुएशन लेना प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का काम। और फ्लक्चुएटिंग कौन नहीं कर रहा है ज्यादा, वो है ऑल्टरनेटिव ए। देखिए हर सिचुएशन में मोटा मोटी मॉडरेट रिटर्न्स दे रहा है, पर ऑल्टरनेटिव बी में बहुत फ्लक्चुएटिंग रिजल्ट्स दे रहा है। तो इसमें क्या होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन सिर्फ बेनिफिट को कंसीडर करता है कि मुझे कितना मिल रहा है, कितना रिस्क है नहीं है उसको गोली मार। तो ये फ्रेंड्स एग्जांपल आपको समझ आया होगा, ये भी एक लिमिटेशन है। तो ये हो गया आपका लिमिटेशंस प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का। अभी चलते हैं वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के ऊपर। देखिए इतना जो लिमिटेशन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का था, इसलिए क्या हुआ, ये जो अप्रोच है इसको बाद में टेक ओवर किया गया, क्योंकि इसमें इतना लिमिटेशन है, खामती है इसमें, इसलिए इसको ऑर्गेनाइजेशन नहीं चला सकेंगे। ऐसा अगर चलता रहा तो ऑर्गेनाइजेशन नहीं चलेगा। तो क्या हुआ, इसका एक मॉडिफिकेशन आया जिसको बोलेंगे हम लोग वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का और भी क्या नाम है, वैल्यू मैक्सिमाइजेशन भी बोलते हैं और नेट प्रेजेंट वर्थ मैक्सिमाइजेशन भी बोलते हैं इसको। ठीक है, ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, हर कोई ऑर्गेनाइजेशन इसको एक्सेप्ट करता है, क्योंकि ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का जो लिमिटेशन है उस लिमिटेशन को ये क्रॉस कर जाता है, ये पार कर जाता है। मतलब ये उसको जो लिमिटेशंस है वो लिमिटेशन
इसमें नहीं है, इसमें रिमूव किया जाए। ठीक है, अभी देखिए ये जो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन टेक्निक है इसमें क्या ऑब्जेक्टिव रहता है, जैसे उसमें प्रॉफिट मोटिव था, इसमें क्या ऑब्जेक्टिव रहता है कि कैसे जो फर्म है उसका वैल्यू कैसे बढ़ाया जाए, उसका मार्केट वैल्यू कैसे बढ़ाया जाए। देखिए हर ऑर्गेनाइजेशन का अभी आप लोग देखते हैं टीवी में, कोई भी न्यूज़ चैनल में या जो बिजनेस चैनल है उसमें आप देखते हैं कि दिखाता है कि निफ्टी, सेंसेक्स, शेयर मार्केट का प्राइसेस दिखाता है। ये क्या है, ये फर्म का वैल्यू है। एक शेयर का दाम कितना अभी चल रहा है मार्केट में, कौन कंपनी का कितना शेयर का दाम चल रहा है मार्केट में, वो दिखाता है आपका, इस बिजनेस चैनल्स में दिखाता है, और उसमें शेयर ट्रेडिंग होता है। इसके बारे में हम लोग बाद में डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे, पर जस्ट आपका जानकारी के लिए मैं बता दूं कि एक कंपनी का पोजीशन हम लोग कैसे देखते हैं कि उसका मार्केट में प्राइस कितना है। जितना हाई उसका प्राइस है मतलब कंपनी का, वो कंपनी अच्छा कंपनी, उसका कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। ठीक है, तो फिर हम लोग इस अप्रोच में क्या देखेंगे, वही चीज देखेंगे। तो ये अप्रोच अगर हम लोग लिए तो क्या क्या चीज हम लोग का हो सकता है। एक तो इसमें कोई एम्बिग्यूटी नहीं है, एम्बिग्यूटी का मतलब है कोई हेजीनेस नहीं है। इसमें जो प्रॉफिट या रिटर्न का बात होता है वो कैश फ्लो का होता है, मतलब कितना मेरे पास एक्चुअली आ रहा है कैश फ्लो। तो इसलिए यहाँ पर कोई वेग टर्म प्रॉफिट का कोई वेगनेस नहीं है। फिर क्या है, क्वालिटी ऑफ बेनिफिट्स, इसमें रिस्क फैक्टर को भी कॉन्सिडर किया जाता है, रिस्क और अनसर्टेनिटी को भी कॉन्सिडर किया जाता है, इसलिए इसको क्वालिटी बेनिफिट्स बोला जाता है। इसमें जो बेनिफिट्स आता है वो क्वालिटी है। और टाइम वैल्यू ऑफ मनी को भी इसमें कॉन्सिडर किया जाता है, मतलब इसको एम्फासिस दिया जाता है टाइम वैल्यू, जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से ही आपको तीन डिफरेंस, चार डिफरेंस मिल गए कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का डिफरेंस। तो वो भी है नेक्स्ट सेशंस में। अभी देखिए फ्रेंड्स, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में एक प्रोफेसर हैं जिनका नाम है वैन हॉर्ने। ये प्रोफेसर बैंकिंग और फिनेंस का सब्जेक्ट लेते हैं स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में। उन्होंने बोला है कि हम फर्म का जो वेल्थ है उसको कैसे मेजर करें, कैसे मेजर करते हैं कि उसका डेफिनेशन यहाँ पर दिया है। तो यहाँ पर यही बोला गया है कि फर्म का वैल्यू मैक्सिमाइज तब होता है जब उसका मार्केट प्राइस, उसका मार्केट प्राइस देखना पड़ता है, उसका मार्केट प्राइस जितना हाई होगा उतना। तो हम लोग कैसा पॉलिसी है देखना पड़ेगा कि डिविडेंड पॉलिसी कैसा है, कितना डिविडेंड वो देते हैं, उसका जो शेयर होल्डर है, जो उनका शेयर खरीद के रखे हैं, उनको कितना प्राइस मिल रहा है, कितना डिविडेंड मिल रहा है, और मार्केट में उस शेयर का दाम कितना है। तो उसका बारे में इस डेफिनेशन में बोला गया है। तो वैल्यू ऑफ द फर्म, वैल्यू ऑफ द फर्म कैसे डिटरमाइन होता है कि नंबर ऑफ शेयर, कितना शेयर है, इनटू मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर, एक एक शेयर का मार्केट प्राइस क्या है। तो वैन हॉर्ने ने वही सेम चीज बोला कि आपका मार्केट में, मतलब इंडेक्स, मार्केट का इंडेक्स उस कंपनी का क्या है, वो इंडिकेशन देता है कि ये कंपनी अच्छा है, उसका मैनेजमेंट क्या अच्छा कर रहा है कि नहीं, वो डिपेंड करता है कि जो स्टॉक मार्केट में उसका पोजीशन क्या है। वही ये प्रोफेसर ने इसमें बोला है। फिर देखिए फ्रेंड्स, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में अकाउंटिंग प्रॉफिट का यूज नहीं होता है, कैश फ्लो का यूज होता है। कैश फ्लो का मतलब एक्चुअल जितना कैश मेरे पास आया है
वो शो करता है, अकाउंटिंग प्रॉफिट में एक्चुअली शो नहीं करता है। क्यों नहीं शो करता है वो मैं डिफरेंस में आपको बताऊंगा। तो इसमें कोई एम्बिग्यूटी नहीं रहता, इसमें कोई भेग नहीं रहता कि इतना ही पैसा है। अकाउंटिंग प्रॉफिट से आपको समझ में नहीं आएगा कि एक्चुअल कैश फ्लो कितना हुआ है, पर अगर आप कैश फ्लो स्टेटमेंट चेक करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली में कितना कैश हम लोग के पास आया है। फिर क्या है कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर किया जाता है। इसका मतलब क्या है, मैंने आगे में ही बोला था कि अगर पहला साल 1 लाख, सेकेंड साल भी 1 लाख, थर्ड साल भी 1 लाख, तो इसका 3 साल में 1 लाख आया, इसका मतलब ये नहीं है कि ये तीनों साल का 1 लाख एक ही वैल्यू है। मतलब पहला साल का 1 लाख और दूसरा साल का वो 1 लाख नहीं होगा फ्रेंड्स, क्योंकि वो अपना वैल्यू खो चुका है। सेकेंड ईयर में वो 1 लाख से हम लोग उतना चीज खरीदने नहीं सकेंगे। पहला साल का जो 1 लाख है, सेकेंड साल का 1 लाख उतना पावरफुल नहीं होगा, फिर थर्ड साल का 1 लाख भी उतना पावरफुल नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, रेगुलर बेसिस में आपका जो वैल्यू है वो 1 लाख रिड्यूस होते जाता है, उसका वैल्यू और वो नहीं रहता है। तो ये जो टाइम वैल्यू का जो कॉन्सेप्ट है ये इसमें यूज किया जाता है, क्योंकि उस फ्यूचर वैल्यू को, मैंने बोला कि अगर आपके पास अभी 1 लाख है और फिर नेक्स्ट आपका सेकेंड ईयर में कहीं से 1 लाख है, थर्ड सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, ऐसा 1 लाख जो है वो 1 लाख हिसाब से नहीं है, उसको सब प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट किया जाता है। वो मैं आपके साथ जब टाइम वैल्यू ऑफ मनी डिस्कशन करूंगा तो वो आपको बहुत अच्छी तरह से समझा जाएगा। फिर है क्या, अभी देखिए ये कैपिटलाइजेशन रेट में फॉलो करता है। मतलब क्या, ये जो कैश फ्लो आता है इसका डिपेंड करता है कैश, ये रेट कितना है, ठीक है। अच्छा, ये कैपिटलाइजेशन रेट एक्चुअली क्या है, ये कैपिटलाइजेशन रेट वो चीज है कि कितना रेट से मैं अपना जो कैपिटल है वो जुगाड़ किया हूं, तो मेरे को कितना वापस देना पड़ेगा, तो इसको बोलते हैं कैपिटलाइजेशन रेट। तो कैपिटलाइजेशन रेट जितना भी हायर होता है उतना रिस्की होता है, और जितना लोअर होता है वो लेस रिस्की होता है, क्योंकि आपको देना कम पड़ रहा है। कैपिटलाइजेशन रेट जितना कमती होगा उसका मतलब क्या हुआ, आपका जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, मतलब आपने जो कैपिटल लाया है उसका बिहाफ में जो आपको खर्चा दे रहा है, आपको जो खर्चा देना पड़ रहा है वो कमती है, तो इसलिए लेस रिस्की बोला जाता है। तो ये सब कंसीडरेशन वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में किया जाता है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोल के फ्रेंड्स एक अलग से चैप्टर है, कैपिटल स्ट्रक्चर बोल के एक अलग से चैप्टर है, हम लोग वहाँ पर डिस्कस करेंगे, आपका चिंता का कोई बात नहीं है। वहाँ पर कैपिटलाइजेशन रेट के बारे में और डिस्कशन होगा, ठीक है। अभी चलते हैं डिफरेंस के ऊपर। देखिए, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का बहुत सारा डिफरेंस आपको आगे ही मिल गया था, यहाँ पर पूरा डिटेल्स में दिया हुआ है। जैसे कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में ऑब्जेक्टिव रहता है कितना जल्दी प्रॉफिट अर्न कर सके, पर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में क्या है कि मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर कैसे बढ़ाएं, वैल्यू ऑफ द फर्म कैसे बढ़ाएं, ठीक है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में क्या है, इसका शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव है, लॉन्ग टर्म का कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है। और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन लार्जर सिनेरियो देखता है, लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए देखता है, ठीक है। यहाँ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसीडर नहीं किया जाता है, यहाँ पर किया जाता है और हर चीज को प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट किया जाता है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में अकाउंटिंग प्रॉफिट को देखा जाता है जो कि वेग है, ठीक है। पर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में कैश फ्लो को देखा जाता है जो कि एग्जैक्ट हमको इंफॉर्मेशन देता है। रिस्क को यहाँ पर कंसीडर नहीं किया जाता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में, पर वेल्थ में किया जाता है, ठीक है। देखो, फिर क्या है कि मैनेजमेंट क्या कर सकता है, अपना प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो इंक्रीज कर सकता है, क्योंकि अगर प्रोडक्ट प्राइस इंक्रीज किया तो उसको मार्जिन ज़्यादा मिलेगा। उसका कॉस्ट सपोज 10 रुपीज़ है, वो सेल कर रहा है 20 रुपीज़ में, उसका मार्जिन 10 रुपीज़ है, तो वो क्या किया,
₹20 से 30 कर दिया, मतलब मार्जिन को बढ़ा दिया। क्या वो शॉर्ट टर्म में वो तो इनकम कर लेगा, पर बाद में जाके कस्टमर उसका प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा, वो दूसरा कोई प्रोडक्ट में स्विच कर जाएगा। पर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में ये सब नहीं करते, मॉडरेट प्राइस रखते हैं, क्योंकि उसको लॉन्ग टर्म रिलेशन बिल्ड करना है कस्टमर के साथ और उसका मार्केट शेयर बढ़ाना है। उसको छोटा में नहीं रहना है, उसको उसका कंपनी को स्प्रेड करना है, मोर एंड मोर कस्टमर को उसको लाना है। तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में ये चीज है। कंपनी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में क्या करते हैं, मैंने आगे भी डिस्कशन किया है कि जो डिस्क्रिशनरी एक्सपेंसेस है, मतलब जो एक्सपेंसेस बड़ा बड़ा है, होल्ड कर सकते हैं, जो होल्ड किया जा सकता है, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट है, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, ठीक है। शॉर्ट टर्म प्रॉफिट पाने के लिए ये सब कर्टेल कर सकता है। पर क्या होता है, कभी क्या हुआ कि आपने रिपेयर ठीक टाइम में नहीं कराया तो आपका प्रोडक्शन ही बंद हो गया, आपने रिसर्च ठीक से नहीं किया तो आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं बना, ठीक है। पर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में कोई भी ऐसा कॉस्ट कर्टेलमेंट नहीं होता है, सबका एक्सपेंसेस सब टाइमली दिया जाता है, सब बेनिफिट सबको मिलता है, सबको अच्छा से कंसीडर किया जाता है, क्योंकि उन लोग को क्वालिटी प्रोडक्ट चाहिए और कस्टमर को रिटेन करना है हम लोग को, ठीक है। अभी देखिए ऑर्गेनाइजेशन में फिनेंस मैनेजर का क्या रोल है, सीएफओ। सीएफओ मतलब चीफ फिनेंशियल ऑफिसर, इसका रोल क्या है, ठीक है। देखिए पहला रोल है कि फिनेंशियल एनालिसिस और प्लानिंग करना, मतलब ये जो हम लोग पैसा लाएंगे, कहाँ से लाएंगे, सोर्स खोजना, ठीक है। इस पैसे से हम लोग कितना बड़ा फर्म खोलेंगे, साइज ऑफ द फर्म कि कैसे हम लोग का ग्रोथ होगा, ये सब फोरकास्टिंग करना फिनेंशियल मैनेजर का काम है। फिर क्या, ये पैसा हम लोग तो लाए हैं, फिर कहाँ फ्रूटफुली इसको यूटिलाइज करें, कहाँ इन्वेस्टमेंट करें, वो भी फिनेंशियल मैनेजर का काम है। और क्या है, सीएफओ का काम क्या है, फिनेंसिंग एंड कैपिटल स्ट्रक्चर। देखिए कि कौन कौन सा सोर्स से हम लोग फंड रेस करेंगे, क्या शेयर कैपिटल से कितना करेंगे, डिबेंचर से कितना करेंगे, ठीक है, बैंक लोन से कितना करेंगे या दूसरा कोई चीज अपनाएंगे, कहाँ से हम लोग लेंगे, तो कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होगा, और कैसे वहां से ही हम लोग सोर्स करें जहां पर कॉस्ट कमती होगा, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल जहां कमती होगा, ठीक है। हम लोग का लाइबिलिटीज का कॉम्पोजिशन कैसे होगा, मतलब हम लोग बैंक लोन शॉर्ट टर्म लेंगे ना लॉन्ग टर्म लोन लेंगे ना शॉर्ट टर्म लेंगे, ये सब सीएफओ का काम है, ये सब में अपना दिमाग लगाना। मैनेजमेंट ऑफ फिनेंशियल रिसोर्सेज, मतलब वर्किंग कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो कंपनी का काम रुक सकता है। तो वो सब के लिए सीएफओ को काम करना पड़ता है, कैश मैनेजमेंट करना पड़ता है, रिस्क मैनेजमेंट करना पड़ता है, जैसे कि अपना एसेट्स को प्रोटेक्ट करना पड़ता है, अपना फिक्स्ड एसेट करंट एसेट इसको ठीक से देखना पड़ता है, ठीक है। अभी देखिए दूसरा भी काम है, जैसे कि जो फंड सप्लायर है वो उन लोग से नेगोशिएशन करना, या कोई सपोज बैंक से नेगोशिएट करना रेट के बारे में कि कितना रेट लेगा, वो लोन लेने से कितना रेट लेगा, क्या मॉर्गेज लेगा, ये सब डिस्कशन करना उनका काम है। फिर कैपिटल बजटिंग, मतलब एक एनालिसिस करना कि कोई प्रोजेक्ट में स्टार्ट करने जाऊं या मैं कोई एसेट परचेस करूं या कोई मैं एसेट रिप्लेस करना चाहता हूं, तो उसमें कैपिटल बजटिंग का टेक्निक लगता है। तो इन्वेस्ट करने का आगे कहीं पर मैं पहले से ही फोरकास्ट कर लेता हूं कि किसमें कितना बेनिफिट आएगा, तो वो भी सीएफओ का काम है। कितना डिविडेंड हम देंगे शेयर होल्डर लोग को और कितना रिटेन करेंगे अपने पास, ये भी डिसीजन मेकिंग का काम उनका होता है, ठीक है। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म फंड्स का, कहाँ से फंड्स जुगाड़ करेंगे और कैसे उसको यूज करेंगे, तो उसका बैलेंस भी उनको करना पड़ता है। फिर क्या, मार्केट में जो शेयर मार्केट है, सपोज कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में एनलिस्टेड है, तो उसका जो अप्स एंड डाउन्स फ्लक्चुएशन हो रहा है, क्यों हो रहा है, कारण क्या है, उसका पूरा एनालिसिस करना
फिनेंशियल मैनेजमेंट का काम है। फिर क्या है कि कंपनी का प्रोडक्टिविटी कैसे इंक्रीज करेगा, कैसे क्या क्या चीज़ हम लोग करने से कंपनी का प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा या प्रोडक्ट का टर्नओवर बढ़ेगा, वो सब उनका काम है। फिर क्या, करंट एसेट और फिक्स्ड एसेट को प्रॉपर मैनेज करना, कि कितना मेरा फिक्स्ड एसेट में रहना चाहिए, कितना करंट एसेट में रहना चाहिए, ये सब फिनेंशियल मैनेजमेंट का काम है। ठीक है, तो ये हो गया आपका रोल ऑफ फिनेंस मैनेजर एनसीएफ। और लास्ट हम लोग का आज का टॉपिक है फिनेंशियल अकाउंटिंग और फिनेंशियल मैनेजमेंट का डिफरेंस। देखिए, फिनेंशियल अकाउंटिंग अगर हम लोग सीधे भाषा में बोले, ये हम लोग का अकाउंटिंग पीरियड खत्म होता है फर्स्ट अप्रैल और खत्म होता है, शुरू होता है 1 अप्रैल में, खत्म होता है 31 मार्च को। तो ये पूरा साल का जो ट्रांजैक्शन होता है, इस पूरा ट्रांजैक्शन में जो जो चीज रिकॉर्डिंग होता है वो फिनेंशियल अकाउंटिंग में होता है। फिनेंशियल अकाउंटिंग फिर क्या करता है, उससे ही अपना पीएल बनाता है, ट्रेडिंग बनाता है, बैलेंस शीट बनाता है, फिर अपना सब कुछ बनाता है। पर फिनेंशियल मैनेजमेंट का काम शुरू होता है जब फिनेंशियल अकाउंटिंग हो जाता है, खत्म हो जाता है। क्या, अपना पास्ट रिजल्ट्स देख के, ये सब बैलेंस शीट को देख के जो रिजल्ट आता है उसको रेशियोज में कन्वर्ट कर लेता है, उससे अपना बजटिंग करता है, उससे फोरकास्टिंग करता है, उससे स्टेटमेंट बनाता है, बना के एनालिसिस करता है कि इन फ्यूचर हम लोग कैसे काम करें, कि ये जो करंट सिचुएशन है, अभी जो बैलेंस शीट का सिचुएशन है, उसको कैसे सुधार लाएं। तो फिनेंशियल अकाउंटिंग पास्ट ओरिएंटेड है, मतलब जो हो चुका है उसके बारे में जस्ट एक रिपोर्ट देना फिनेंशियल अकाउंटिंग का काम है। पर उसके बाद शुरू होता है फिनेंशियल मैनेजमेंट का काम, कि वो फ्यूचर ओरिएंटेड है, कि जो भी टेक्निक्स यूज करके, कैपिटल बजटिंग हो, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट हो, ये सब करके वो एनालिसिस करता है फ्यूचर का। अभी देखिए, फिनेंशियल अकाउंटिंग में एक्रूअल प्रिंसिपल को किया जाता है, पर फिनेंशियल मैनेजमेंट में कैश फ्लो को किया जाता है। अभी देखिए फ्रेंड्स, एक्चुअल प्रिंसिपल को मैं छोटा से समझा देता हूँ। ये आपका जो फिनेंशियल अकाउंटिंग का जो बेसिक है उसमें इसको सिखाया जाता है। एक्रूअल प्रिंसिपल क्या है कि सपोज मैंने किसी को कुछ सेल किया, पर उसने अभी तक मुझे पैसा नहीं दिया, पर मैंने उसको बिल दे दिया, बिल काट के दे दिया। सपोज 1 लाख का सामान था, दे दिया, पर उसने अभी तक मेरे को पैसा नहीं दिया। पर मैं अपना बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाऊंगा कि मेरा 1 लाख का सेल हो चुका है, पर अभी तक पैसा नहीं आया, कलेक्शन हम लोग नहीं किया, फिर भी वो हमको इनकम मानना पड़ता है। खर्चा में भी वही, अगर हम लोग खर्चा दिखा दिए कि इसको सैलरी पेमेंट कर दिए, ऑल्दो हम लोग पेमेंट नहीं किए, वो आउटस्टैंडिंग है, फिर भी हमको उसको खर्चा हिसाब से दिखाना पड़ता है। तो इसको बोलते हैं एक्रूअल प्रिंसिपल। तो इसमें क्या होता है, एक्चुअल मेरा कैश कितना फ्लो हुआ है मेरे पास, कितना आउटफ्लो हुआ है, कितना इनफ्लो हुआ था, उसका इंफॉर्मेशन यहाँ नहीं मिलता है फ्रेंड्स। पर फिनेंशियल अकाउंटिंग में क्या होता है, ये एक्चुअल कैश फ्लो में काम करता है। तो कितना आया कितना गया उसका हिसाब इन लोग के पास रहता है। तो ये एक बहुत मेजर डिफरेंस है। एक्रूअल बेसिस में आपका लिक्विडिटी पोजीशन कंपनी का उतना शो नहीं होता है, पर फिनेंशियल पोजीशन, फिनेंशियल मैनेजमेंट का में उसका पोजीशन अच्छी तरह से वो लोग जान सकता है कि क्या उसका सॉल्वेंसी, मतलब उसका लिक्विडिटी पोजीशन है कि नहीं, वो अपना डेट्स पेमेंट कर पाता है कि नहीं, उसका एक्चुअल इंफॉर्मेशन फिनेंशियल मैनेजमेंट का पास रहता है। ठीक है, फिनेंशियल अकाउंटिंग का मेन पर्पस रहता है डाटा कलेक्शन करना, उसके बारे में फिर एक रिपोर्ट बनाना जो बैलेंस शीट, पीएल और अदर स्टेटमेंट्स है। पर फिनेंशियल मैनेजमेंट उसको डेटा को यूज करके फिनेंशियल प्लानिंग करते हैं, फोरकास्टिंग करते हैं, नया नया बजट्स बनाते हैं, मतलब इन फ्यूचर के लिए बजटिंग करते हैं। हम लोग कोई भी चीज़ करने का आगे जो बजट बनाते हैं,
छोटा सा पिकनिक करने से पहले भी हम लोग एक बजट बना लेते हैं कि कितना कौन सा चीज़ में कितना इन्वेस्ट किया जाता है। उस वही चीज़ फिनेंशियल मैनेजमेंट करता है कि अच्छा परफॉर्मेंस के लिए इन फ्यूचर हम लोग को क्या करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा, वो फिनेंशियल मैनेजमेंट ठीक करता है। और एकदम लास्ट का जो डिफरेंस है, फिनेंशियल अकाउंटिंग को देखता सबको ही है, जितना भी स्टेक होल्डर है सबको ही देखता है। स्टेक होल्डर कौन है? जो भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे शेयर होल्डर एक स्टेक होल्डर हो गया, एम्प्लॉयज भी एक स्टेक होल्डर है, कस्टमर भी एक स्टेक होल्डर है, जो क्रेडिटर है वो लोग भी स्टेक होल्डर है, जो लोग डेटर है वो लोग भी स्टेक होल्डर है। मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली सबको कंपनी का परफॉर्मेंस क्या है वो दिख जाता है। तो ये फिनेंशियल अकाउंटिंग दिखाता है। पर क्या होता है फिनेंशियल मैनेजमेंट में, एंड यूजर लोग सिर्फ मैनेजमेंट और शेयर होल्डर रहता है, वो बाहर नहीं जाता है। ये चीज़ वो लोग खुद के असेसमेंट के लिए लेते हैं, मतलब वो लोग खुद का डिसीजन मेकिंग के लिए लेते हैं। ये सबका शो के लिए नहीं है, सबको दिखाने के लिए नहीं है। ये लोग अपना इंटरनल फील डिसीजन लेता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था आपका सेकेंड पार्ट। अभी नेक्स्ट पार्ट में एजेंसी प्रॉब्लम और एजेंसी कॉस्ट आएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये भी जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आई होप ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, या अगर आपको कोई दूसरा सब्जेक्ट के हेल्प चाहिए तो मेरे नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। तो ऑनलाइन क्लास अवेलेबल है, आप कर सकते हैं अगर आपको लगा कि करना चाहिए। ठीक है, कोई भी फिनेंशियल सब्जेक्ट्स हो सकता है, वो ऑपरेशन मैनेजमेंट हो सकता है, मटेरियल मैनेजमेंट का हो सकता है, एमबीए, बीबीए, बीकॉम और एमएचएम, बीएचएम, बीसीए, एमसीए, सबका अकाउंट्स और फिनेंस का सब्जेक्ट रहता है। तो आप लोग उसका भी हेल्प ले सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं पार्ट 3 में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं फिर से लाया हूँ आपके पास फिनेंशियल मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन का सेकेंड पार्ट। तो ये जो पार्ट है फ्रेंड्स, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके